अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मुझे लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर्स डिस्कस किए थे डिफरेंट, होपफुली कि आप लोग ने वो सब रीड आउट कर लिए होंगे। कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। टुडे आई एम स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर, द न्यू टॉपिक दैट इज चैप्टर कॉस्ट। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी जो इम्पोर्टेंस वो इस वजह से कि आगे के जितने चैप्टर्स होंगे लाइक डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, उसमें आपके पास डिफरेंट मार्केट्स आ जाएंगे, उनकी कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट होती है, कितने तरीकों की जो आपके पास कॉस्ट होती है वो आप बेयर कर रहे होते हो। तो तमाम की तमाम चीजें जो हैं आगे के चैप्टर्स में, ये वाला चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आपको इस चैप्टर के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेन चैप्टर है आपका, जिसपे बेस कर रहे हैं आगे के 2 या 3 चैप्टर्स, तो वो है कॉस्ट चैप्टर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडे। द कॉस्ट, बेसिकली कॉस्ट होती क्या है? अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि एक प्रोड्यूसर है, वो प्रोडक्शन कर रहा है पेन की, ठीक है, तो उस प्रोडक्शन के दौरान जो एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है, लेट्स सपोज वो प्राइस जो है उस पेन की वो 20 रुपीज है, और वो खुद जो है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो आ रही है, एक्सपेंस जो आ रहा है वो 10 रुपीज आ रहा है। तो जो प्राइस है वो कितनी है, 20, और जो उसकी कॉस्ट आ रही है वो आ रही है इसमें 10 रुपीज। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो 10 रुपीज है वो क्या है, उसके लिए कॉस्ट है जो कि हर एक प्रोड्यूसर को बेयर अप करना है। और प्राइस कितनी है, 20 रुपीज, यानी 10 रुपए जो इसमें आपके पास चेंज आ रहा है प्राइस में से और कॉस्ट निकाल कर, तो आपके पास वो जो 10 रुपीज है दैट इज योर प्रॉफिट, दैट इज द प्रोड्यूसर प्रॉफिट। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि आपके पास जो कॉस्ट और प्राइस होती है उसमें एक डिफरेंस जो आपके पास है वो यही है कि कॉस्ट जो होती है वो बेसिकली एक्सपेंस होता है प्रोड्यूसर के लिए, और प्राइस जो होती है वो एक तरह का रेवेन्यू होता है कि जैसे जैसे अगर प्राइस उस पर्टिकुलर कमोडिटी की बढ़ती जाती है, प्रोड्यूसर को वैसे वैसे प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो इट मींस ही विल हैव टू बेयर सम एक्सपेंसेस, और उस दौरान उसको जो है वो डाउनफॉलिंग की तरफ उसका प्रोडक्शन सेक्टर जा रहा होता है। लेकिन उसके भी डिफरेंट रीजन है कि कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो उसके रीजंस क्या हैं, उस पे भी बेस कर रहा होता है आपका प्रॉफिट। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर कॉस्ट। डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट अमाउंट दैट इज फेस्ड बाय प्रोड्यूसर एट इनिशियल पीरियड एंड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। एक ऐसी अमाउंट जो फेस कर रहा है प्रोड्यूसर इनिशियल पीरियड में भी और ड्यूरिंग प्रोडक्शन में भी। इनिशियल पीरियड लाइक जब मैंने ये सोचा कि मुझे प्रोडक्शन करनी है, मुझे इस पर्टिकुलर लेट सपोज कॉटन इंडस्ट्री या कॉटन बिजनेस मुझे अपना स्टार्ट करना है, उसके लिए मुझे क्या क्या कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले या तो मैं लैंड खुद परचेज करूंगी, या फिर जो है वो मैं लैंड रेंट पर लूंगी। तो दोनों चीजों में, दोनों बातों में मेरे लिए कॉस्ट, या तो मैं लैंड परचेज करूंगी तो मुझे फुल अमाउंट पेमेंट करनी होगी, दैट इज माई कॉस्ट। और अगर मैं रेंट पर ले रही हूँ तो इट मीन्स कि मैं जो हूँ वो लैंड की रेंट जो है वो मेरे लिए क्या है, कॉस्ट है। फर्स्ट चीज। सेकेंड इज दैट कि अगर मुझे उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो फिर मुझे वो कंस्ट्रक्शन की भी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। थर्ड, आपके पास अब बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट हो गई, लेकिन प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट की जाए जब तक आपके पास लेबर नहीं होंगे, कोई वर्कर्स नहीं होंगे काम करने वाले। तो आपके पास उसके बाद आपने क्या है, हायरिंग शुरू कर दी, लेबर्स की हायरिंग शुरू कर दी। अब उन लेबर्स को आपने सैलरीज या वेजेस देने हैं। देन उसके बाद आपके पास कैपिटल। कैपिटल जो होती है वो आपके लिए यहाँ पर जो इस सिनेरियो में यूज हो रहा है वो कैपिटल मशीनरीज के तौर पर यूज हो रहा है कि आजकल विदाउट मशीनरी आपके पास प्रोडक्शन एफिशिएंटली पॉसिबल नहीं हो पाती। तो वो कैपिटल अगर आप फुल पेमेंट के साथ परचेज कर रहे हो तो इसका मतलब है आप फुली कॉस्ट पेयर कर रहे हो। अदरवाइज इफ यू आर परचेजिंग इट फॉर इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट पेमेंट के थ्रू, आप उसकी पेमेंट भी करते हो। तो इस सिनेरियो में भी आपके पास कॉस्ट क्या है, कैपिटल की इंटरेस्ट रेट होगा। इसके साथ साथ अगर मुझे वेल ऑर्गेनाइज अपना बिजनेस रन करना है और मुझे लगता है कि मेरा जो बिजनेस है वो, उसको रन करने के लिए मैं खुद काफी नहीं, मुझे एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे अथेंटिक और एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत है कि जो मुझे बताए कि मैं कितना वेल ऑर्गेनाइज अपना बिजनेस रन कर सकती हूँ और आगे जाके मैक्सिमम प्रॉफिट अवेल कर सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे एक एंटरप्रेन्योर हायर करना होगा जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट इन फ्यूचर देगा। इसके अलावा डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो आप अपने जो है उसमें लेकर आते हो अपने बिजनेस के अंदर, के जो बेटर और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आपके पास होगी वो आपको सबसे ज्यादा हाई प्रॉफिट जनरेट करके देगी। तो हमने कहा ये तमाम जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, जिनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, वो आपके पास
इनिशियली आपके लिए एक कॉस्ट बेयर अप करते हैं। एंड ड्यूरिंग प्रोडक्शन भी आप कॉस्ट बेयर कर रहे होते हैं। लेट सपोज आपके पास ज्यादा जो है वो ऑर्डर आ गए कि आपने जो है, आपकी इंडस्ट्री जो है वो 1000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन आपके पास जो ऑर्डर आए वो 1500 यूनिट्स के आ गए। तो उसके लिए भी आपने क्या करना होगा, वो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए यू हैव टू हायर मोर लेबर, यू हैव टू परचेज मोर कैपिटल, एंड देन यू स्टार्ट टू डू मोर एंड मोर प्रोडक्शन। तो उसके लिए भी आपने क्या किया, अगर लेबर हायर किए तो जाहिर सी बात है वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपने हायर नहीं किया होगा, आपने उन लेबर्स को हायर किया होगा विद द पेमेंट ऑफ सम अमाउंट ऑफ वेजेस और सैलरीज। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन भी आप कुछ ना कुछ कॉस्ट बेयर कर रहे होते हो। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कॉस्ट। अब हमने कहा कॉस्ट आपके पास तो है, कॉस्ट किस टाइप की है, कि हमने कहा कि आपके पास अगर आप लैंड ले रहे हो तो आपको उसका रेंट पेमेंट करना है, अगर आपने लेबर हायरिंग की है तो उनको वेजेस देनी है, अगर आपने कैपिटल लिया है तो उसको इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, एंटरप्रेन्योर हायर किया है तो उसको सैलरीज देना है, या कमीशन बेस्ड है तो कमीशन देना है। ठीक है, टेक्नोलॉजी ली है तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, रेंट पेमेंट करनी है, वट एवर द कॉस्ट इज। लेकिन उन कॉस्ट की नेचर क्या है, वो कॉस्ट किससे बिलोंग कर रहे हैं, तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। नंबर वन इज फिक्स्ड कॉस्ट। जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो सबसे ज्यादा अहम कॉस्ट होती है, वो होनी बहुत जरूरी है। लेकिन ये फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती, अगर आपका आउटपुट इंक्रीज या रिड्यूस या कांस्टेंट है। द कॉस्ट विच डोंट वेरी विथ चेंजिंग आउटपुट। जो कॉस्ट है वो कभी भी वेरी का मतलब चेंजेस है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी जब आपका आउटपुट ही साथ साथ चेंज हो रहा होगा। ठीक है, लाइक आपका लैंड, आपने जो लैंड लिया है उसका उसकी रेंट पेमेंट, अब आप ज्यादा प्रोडक्शन करें उस लैंड में या कम प्रोडक्शन करें या कोई प्रोडक्शन ही ना करें, ठीक है, आउटपुट के अंदर चेंजेस आ रही हैं, सही है, लेकिन आपने क्या किया, आपने जो है वो रेंट जो है वो आपको फुल पेमेंट वो फिक्स आपके पास है, वो आपने पेमेंट करनी है, चाहे आप कोई प्रोडक्शन ना कर रहे हो या आप जितनी मैक्सिमम लिमिट थी उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, हैवी जो लोड्स है वहां पर इम्पोज कर दो, लेकिन यू हैव टू बेयर कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट माइट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ फैक्ट्री। यहाँ पर भी एग्जाम्पल दी गई है फिक्स कॉस्ट की, कि अगर आप एक बिल्डिंग हायर कर रहे हो या बिल्डिंग जो है वो आपने रेंट पर ली है या परचेज की है, तो वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, वो चेंज नहीं होगी ओवर द टाइम। ठीक है, इसी तरह इंश्योरेंस और लीगल बिल्स जो होते हैं आपके पास, वो भी आप एक फिक्स्ड अमाउंट होती है वो आप पेमेंट कर रहे होते हो। तो in short, we can say even if your output changes or you don't produce anything, कि फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स्ड ही कॉस्ट रहेगी, फिक्स रहेगी। अगर आपका आउटपुट चेंज हो रहा हो या आप कोई आउटपुट प्रोड्यूस ही ना कर रहे हो, लेकिन आप यू हैव टू बेयर दिस कॉस्ट, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट विच डिपेंड ऑन द आउटपुट प्रोड्यूस। वो कॉस्ट जो आपके आउटपुट पे डिपेंड है, अगर आप अपना आउटपुट एक्सपेंड करोगे तो इट मीन्स यू हैव टू एक्सपेंड योर कॉस्ट, और अगर आप अपना आउटपुट रिड्यूस करोगे तो इट मीन्स यू हैव टू रिड्यूस योर कॉस्ट, और अगर आप कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है आप अपनी कोई कॉस्ट बेयर नहीं करोगे। लाइक आपका लेबर, अगर आपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो यू हैव टू हायरिंग मोर एंड मोर लेबर। ठीक है, तो इसका मतलब है जब आप ज्यादा से ज्यादा लेबर हायर कर रहे हो तो यू हैव टू बेयर कॉस्ट, हाई कॉस्ट। ठीक है, अगर आप अपनी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो आपने क्या कर दिया, लेबर्स को कम कर दिया। ठीक है, और आपने अपनी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दिया, और अगर आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो फिर क्या फायदा है ऐसे लेबर्स को हायर करने का जिन जो मेरे किसी काम ही नहीं आए, तो मैं उनको वेजेस देकर अपना लॉस क्यों करूंगी। तो इट मीन्स कि हम जो है वो आउटपुट अगर प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं तो ये कॉस्ट हमारी बेयर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू प्रोड्यूस मोर कार, अगर आप ज्यादा कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, यू हैव टू यूज मोर रॉ मटेरियल सच एज मेटल। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कार प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यू नीड मोर रॉ मटेरियल्स, लेकिन कैसे, जस्ट लाइक यू आर प्रोड्यूसिंग अ कार, तो आपको मोर व्हील्स चाहिए होंगे। ठीक है, आपको जो है वो इंजन प्रोवाइड हो रिक्वायरमेंट होगी आपकी। ठीक है, एक कार की एडिशनल कार की प्रोडक्शन के लिए जो एडिशनल रॉ मटेरियल्स, जो एडिशनल इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपके पास अगर आप ज्यादा कार प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको ज्यादा रॉ मटेरियल्स की भी जरूरत होगी, और इसके अलावा आपको लेबर्स की भी ज्यादा लेबर्स की जरूरत होगी, और इसके अलावा आपको कैपिटल की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बेसिकली आपकी डिपेंड कर रही होती है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जब आप वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को ऐड करते हो तो यू विल गेट टोटल कॉस्ट विच इज डिनोटेड फ्रॉम
टीसी, टीसी से हम इसको डिनोट करते हैं। अदर कॉस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल मीन्स एडिशनल, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कॉस्ट कब हम बेयर करते हैं, जब हम एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट। जब भी आप एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हो, इट मीन्स कि आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बेयर करनी होगी। जो मार्जिनल कॉस्ट है उसका फॉर्मूला आपके पास है टोटल कॉस्ट फाइनल माइनस टोटल कॉस्ट इनिशियल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी फाइनल माइनस क्वांटिटी इनिशियल। अच्छा, टोटल कॉस्ट जो हम यहाँ बात करें, लेट सपोज मैं कार प्रोड्यूसिंग कंपनी की बात कर रही थी, तो कार प्रोड्यूसिंग कंपनी की जो भी कॉस्ट आई है, यहाँ हम उसकी कॉस्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज टोटल कॉस्ट, ठीक है। उसी की फाइनल कॉस्ट जो पहले उन्होंने आज प्रोड्यूस की है उसकी कॉस्ट, और प्रीवियसली जो उन्होंने प्रोडक्शन करके कॉस्ट बेयर की थी उस कॉस्ट की बात करें, दैट इज टोटल कॉस्ट इनिशियल। क्वांटिटी, यहाँ क्वांटिटी कार प्रोडक्शन की बात हो रही है, क्वांटिटी फाइनल माइनस क्वांटिटी इनिशियल, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ कार फाइनल के आज आपने जो कार प्रोड्यूस की है वो, माइनस क्वांटिटी इनिशियल जो आप लास्ट डे प्रोड्यूस कर चुके हैं या लास्ट पीरियड में प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो ये फॉर्मूला मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगी कि अभी लिख लीजिएगा आप लोग अपनी जगह एक किसी पेपर में, ताकि जब आगे हम कैलकुलेशन करें तो आपको बार बार जो है वो स्लाइड आगे पीछे ना करनी पड़े, ठीक है, बिकॉज आई विल शेयर दिस स्लाइड टू। एवरेज कॉस्ट, एवरेज मीन्स पर यूनिट, हर एक यूनिट की कॉस्ट, ठीक है। एवरेज मीन्स पर यूनिट। द एवरेज कॉस्ट इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन obtained by dividing the total cost by the total output, ठीक है। एवरेज कॉस्ट बेसिकली क्या होती है, पर यूनिट, हर एक यूनिट की कॉस्ट, हर एक यूनिट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी कॉस्ट होती है, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी से, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी को हम जो है वो क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ हमने टोटल आउटपुट या टोटल क्वांटिटी को क्यू से डिनोट किया हुआ है। एवरेज कॉस्ट को आप एसी से डिनोट करेंगे, बिकॉज मैं इस चीज को इसलिए क्लेरिफाई कर रही हूँ कि अगर आपके पास फुल एब्रीविएशन ना आए, ठीक है, तो आपको ये पता हो कि एमसी स्टैंड फॉर मार्जिनल कॉस्ट, एसी स्टैंड फॉर एवरेज कॉस्ट, टीसी स्टैंड फॉर टोटल कॉस्ट, क्यू फॉर क्वांटिटीज, एफसी फॉर फिक्स्ड कॉस्ट एंड बीसी फॉर वेरिएबल कॉस्ट। तो इस बातों का ख्याल रखें, ठीक है। देन मूव टू स्केड्यूल। अब आ जाए हम स्केड्यूल की तरफ कि स्केड्यूल आपसे बेसिकली आपको क्या डिफाइन कर रहा है, क्या ये हमारे फॉर्मूला और हमारे डेफिनेशन पे लाई कर रहा है या फिर ये इसमें कोई चेंजेस है। तो बिल्कुल नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो आपकी डेफिनेशन है एज इट इज, ये आपको जो है वो उसी मेथड के थ्रू, उसी फॉर्मूला के थ्रू और उसी फॉर्मेट के थ्रू जो है वो आप इसको सॉल्व करते हो। हाँ, सबसे पहले आप फर्स्ट रॉ देखें, दैट इज द वेरिएबल रॉ, Q for quantity, FC for fixed cost, TC for total cost, VC for variable cost, MC for marginal cost, ATC average total cost है आपकी, ठीक है। ये डिफरेंट कॉस्ट है आपके पास, इनको कैलकुलेट करना है। जीरो क्वांटिटी, जब आप कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहे बट यू हैव टू फेस फिक्स कॉस्ट, दैट इज 1000 रुपीज। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि आपके पास अभी आप कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन आपने लैंड को जो है वो रेंट पर ले लिया है, ठीक है। अभी आपने कोई लेबर हायरिंग नहीं की है, ना आपने अभी कोई कैपिटल लिया है उस लैंड को यूटिलाइज करने के लिए, जस्ट आपने अभी लैंड परचेज कर लिया है और आपने रेंट पेमेंट करनी है, और जो उसकी रेंट पेमेंट है वो है 1000 रुपीज। तो आपने कोई आउटपुट इनिशियल स्टेज पे नहीं प्रोड्यूस किया, बट यू हैव टू फेस फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज 1000 रुपीज। तो हमने आपको प्रीवियसली बताया था कि टोटल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इफ यू डोंट हैव वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो हमने कहा था ना कि वो चेंज होती रहती है विद द चेंजेस ऑफ आउटपुट। जब आपके पास आउटपुट कुछ प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो हम क्यों लेबर हायरिंग करेंगे, हम क्यों रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे, हम क्यों उनको सैलरीज देंगे या हम वो कॉस्ट भी करेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि जब आपके पास कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होता तो इट मीन्स कि आप बेयर करते हो सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट बराबर है आपके पास टोटल कॉस्ट के, क्योंकि आपका फॉर्मूला जो है टोटल कॉस्ट का वो है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट।
ठीक है, फिक्स कॉस्ट आपकी 1000 है, उसमें प्लस कर दें 0, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, सो यू विल गेट टोटल कॉस्ट। नाउ मूव टू द थर्ड रॉ। जब आपने एक यूनिट प्रोड्यूस किया, इन दैट पर्टिकुलर यूनिट यू हैव फिक्स्ड कॉस्ट विच इज फिक्स्ड फॉर यू, दैट इज 1000 रुपीज। ठीक है, जो लैंड के रेंट था वो 1000 रुपीज ही रहा। ऐसा नहीं है कि लैंड ओनर जो है वो आ जाए और कहे कि आपने एक यूनिट बढ़ा दिया है या एक यूनिट पे आपने प्रोड्यूस कर लिया है तो अब मेरा रेंट भी बढ़ जाएगा। नो, उसका जो कॉस्ट है वो क्या रहेगी, रेंट की फिक्स्ड ही रहेगी। उसकी वेरिएबल कॉस्ट, लाइक अगर उसने एक यूनिट प्रोड्यूस किया, इट मींस ही हैज टू हायर सम लेबर और कैपिटल और बोथ। ठीक है, तो उस केस में उसने अगर सैलरी देनी है सिर्फ और सिर्फ लेबर को, तो उसने 200 सैलरी दी है लेबर को। इफ आई एड फिक्स कॉस्ट विद वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 1000 + 200, तो आई विल गेट व्हाट, टोटल कॉस्ट दैट इज 1200। वो आपके पास 1200 आ जाएगा। अगेन, अगर आप 2 यूनिट्स की क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो फिक्स कॉस्ट आपके पास क्या थी, 1000 रुपीज थी, और वेरिएबल कॉस्ट आपके पास 300 हो गई। क्यों 300 हुई है, क्योंकि अब आपने अपना आउटपुट इंक्रीज किया है और आउटपुट इंक्रीज करने के लिए आपको लेबर भी ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे। तो इसका मतलब है आपने वेजेस को भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना है। इट मीन्स कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी 200 से 300। और जब आपने फिक्स कॉस्ट को प्लस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट से, तो यू विल गेट टोटल कॉस्ट दैट इज 1300। नाउ क्वांटिटी 3, जब आप थर्ड क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे थे तब भी आपकी फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही थी, दैट इज 1000 रुपीज, बट योर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज फर्दर 500 टू 50। आपके पास 200 से 300 इंक्रीज हुआ और 300 से 550 आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गया। ठीक है, इसके इंक्रीमेंट की जो रीजन है वो हम बता चुके हैं कि जैसे जैसे आपके आउटपुट इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे आप अपने लेबर्स इंक्रीज करते जाओगे और अपनी कॉस्ट इंक्रीज करोगे। 4 यूनिट पे, 4 क्वांटिटीज पे आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट अगेन 1000 है, बट वेरिएबल कॉस्ट 900 है। तो आफ्टर एडिंग फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट यू विल गेट टोटल कॉस्ट दैट इज 1900 रुपीज। अच्छा, एक चीज जो बहुत मेन है और वो इम्पोर्टेंट याद रखने की है कि जरूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का ही कॉलम दे और आपसे कहे कि यू हैव टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। नो, ये भी हो सकता है कि वो आपको फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को कॉलम दे दे और आपसे कहें कि आप वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करो। तो हाउ कुड यू कैलकुलेट इट? तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला पता है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट है। तो आपने क्या करना है, टोटल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट से माइनस कर देना है, तो यू विल गेट वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरह अगर आपको फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने को दिया जाए तो टोटल कॉस्ट से माइनस कर दे वेरिएबल कॉस्ट, देन यू विल सी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, होपफुली कि इसमें कोई मसला नहीं होगा। देन मार्जिनल कॉस्ट की तरफ मूव करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट जो आपके पास कॉस्ट का फॉर्मूला है, वो उसका फॉर्मूला है आपके पास टोटल कॉस्ट फाइनल माइनस टोटल कॉस्ट इनिशियल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी फाइनल माइनस क्वांटिटी इनिशियल। ठीक है, ये आपका है मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब आप ये करें तो आप अपने पास फॉर्मूला लिख लीजिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपको ये चीजें याद नहीं रहेंगी, आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो हो ही जाएंगी चीजें। अच्छा, टोटल, अब मैंने मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला बताया, टोटल कॉस्ट फाइनल माइनस टोटल कॉस्ट इनिशियल। लेट्स सपोज आपकी जो सेकंड रॉ है जिसमें आप 0 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, वहां पर टोटल कॉस्ट आपकी 1000 है, बट इनिशियल कॉस्ट तो आपके पास गिवन ही नहीं है। फाइनल कॉस्ट चलिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि 1000 है, बट इनिशियल कॉस्ट गिवन नहीं है। इसका मतलब है कि मैं फर्स्ट वाली जो रॉ है, फर्स्ट वाली जो क्वांटिटी है, उसका मैं मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट अभी नहीं करूंगी, क्योंकि उसकी क्वांटिटी क्या है आपके पास 0, और इसका चेंज भी क्या आएगा आपके पास 0। तो अगर डिनोमिनेटर में मेरे पास 0 वैल्यू आ गई तो मेरे पास जो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल इन एनी केस कि आपके पास कोई भी कॉस्ट इनफाइनाइट नहीं जा सकती, उसकी कोई ना कोई लिमिट जरूर होती है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट रॉ में, जो सेकंड रॉ है आपकी, जहाँ 0 क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं और टोटल कॉस्ट 1000 है, वहां मार्जिनल कॉस्ट आप कैलकुलेट नहीं करोगे। देन सेकंड पर आ जाओ, आपके पास जहां फर्स्ट यूनिट आपने प्रोड्यूस किया और उसमें टोटल कॉस्ट आपकी क्या आई, 1200। तो 1200 इज योर फाइनल टोटल कॉस्ट। 1200 से माइनस कर देंगे इनिशियल टोटल कॉस्ट, दैट इज टोटल कॉस्ट इक्वल टू 1000। ये इनिशियल हो गई आपकी। तो 1200 माइनस 1000 इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी फाइनल विच इज 1 माइनस क्वांटिटी इनिशियल 0। 1 से माइनस कर देंगे 0, तो यू विल गेट 1। तो 200 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 200, तो वी विल
कंक्लूड दैट वी गेट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 200 रुपीज। ठीक है, अगेन आपके पास जो टोटल कॉस्ट है 2 यूनिट्स की प्रोडक्शन में वो है 1300। ठीक है, ये आपके पास फाइनल टोटल कॉस्ट है। इनिशियल टोटल कॉस्ट आपकी क्या होगी 1200 रुपीज। 1300 माइनस 1200 इक्वल टू 100 रुपीज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 2 फाइनल माइनस क्वांटिटी 2 इनिशियल 1, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो 100 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 100। फिर इसी तरह आप जो है वो मालूम करेंगे 1550 आपके पास फाइनल है टोटल कॉस्ट, तो इनिशियल आपकी क्या होगी 1300। इन दोनों को माइनस कर देंगे, 1550 माइनस 1300 इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 3, 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1, 250 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 250। देन 100 अब आपके पास फाइनल आपकी टोटल कॉस्ट हुई और इनिशियल टोटल कॉस्ट क्या होगी 1550। तो 1900 से माइनस कर दिया 1550, तो यू विल गेट 350। इसको डिवाइड कर देंगे आप 4 माइनस 3 से, तो आपके पास डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। 350 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 350। दैट इज एक्चुअली द कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। अब इसके अलावा भी अगर आपके पास आउटपुट और इंक्रीज हो जाते हैं, लाइक 4 तक लिमिट नहीं रहती, 5, 6, 7, 8, 10, 100 कितने भी हो जाए, बट द फॉर्मेट इज सेम। आपको इसी फॉर्मेट से जो है वो मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देन मूव टू एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है आपके पास टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज। ठीक है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटीज का फॉर्मूला है, फर्स्ट में आपके पास टोटल कॉस्ट गिवन है 1000, उसको डिवाइड कर देंगे आप क्वांटिटी विच इज 0, तो 1000 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अगेन एरर, आपके पास कभी भी एवरेज टोटल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट या कोई भी कॉस्ट हो वो इनफाइनाइट नहीं हो सकती। वी हैव टू गिव देम सम लिमिट। दैट्स व्हाई हम जो सेकंड रॉ में आपके पास जो वैल्यू आ रही है 0 की, उसकी वजह से हम एवरेज कॉस्ट भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। सेकेंड स्टेप में आपके पास जहां 1 क्वांटिटी आप देखो उसमें टोटल कॉस्ट क्या है 1200, उसको डिवाइड कर दोगे आप क्वांटिटी दैट इज 1 से। ठीक है, 1200 जब टोटल कॉस्ट है तब आपके पास क्वांटिटी 1 है, तो 1200 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1200। देन 1300 आपकी टोटल कॉस्ट है, उसको डिवाइड कर दोगे आप 2 से, तो यू विल गेट 650 दैट इज योर एवरेज टोटल कॉस्ट। फिर उसके बाद 1550 आपकी टोटल कॉस्ट है, उसके डिवाइड कर दोगे आप 3 से, तो यू विल गेट 500 अप्रोक्सीमेटली 17। ठीक है, 1900 आपके पास टोटल कॉस्ट है, उसका आप डिवाइड कर दोगे 4 क्वांटिटी से, तो यू विल गेट 475। दैट इज एक्चुअली द फॉर्मूला और द फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज टोटल कॉस्ट। होपफुली कि इसके कैलकुलेशन में आपको मसला नहीं होगा। इसके लिए भी अगेन मैं एक ही बात करूंगी कि अगर आपके पास क्वांटिटीज 4 से अबव चली जाती हैं, तो इट मीन्स कि आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट आप बिल्कुल इसी सिनेरियो से कैलकुलेट करते चले जाओगे कि जो आपके पास रॉ है जिसमें टोटल कॉस्ट है उसी से डिवाइड कर दोगे क्वांटिटी से, तो यू विल गेट एवरेज टोटल कॉस्ट। नाउ मूव टूवर्ड ग्राफ। अगर मैं ग्राफ की तरफ मूव करूं तो हम देखते हैं कि आपके पास सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप क्या रखोगे क्वांटिटीज रखेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास क्वांटिटीज, और वर्टिकल एक्सिस पे जो आप रखोगे वो रखोगे टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। ये तीनों कॉस्ट जो है वो आपने वर्टिकल एक्सिस पे रखना है। देन उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास जो टोटल क्वांटिटीज है, जब क्वांटिटी 0 है तब आपके पास फिक्स कॉस्ट 1000 है, जब क्वांटिटी 1 है तब भी फिक्स कॉस्ट 1000 है, 2 है तब भी आपके पास फिक्स कॉस्ट 1000 है, और 4 है तब भी आपके पास फिक्स कॉस्ट 1000 है। इट मीन्स कि आपके पास लेट्स सपोज ये 300 इज 1000 है, तो आपके पास अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 क्वांटिटी है तब भी आपके पास 1000 फिक्स कॉस्ट, फिर आपने क्या किया 1 क्वांटिटी पे आपने 1000 फिक्स कॉस्ट, 2 क्वांटिटी पे 1000 फिक्स कॉस्ट एंड सो एंड सो फोर्थ, डिफरेंट पॉइंट्स बना लिए, और उन पॉइंट्स को जब आपने ज्वाइन किया तो वो एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल एक्सिस लाइन लाई करेगी, विच इज कॉल्ड एफ सी, विद एफ सी स्टैंड फॉर फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये आपके पास आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इसी तरह आपके पास हमने बताया था कि टोटल कॉस्ट क्या है, 0 पे आपके पास 1000 टोटल कॉस्ट है, 1 पे आपके पास 1200 टोटल कॉस्ट है, 2 पर आपके पास 1300 है, 3 पर आपके पास, यानी आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे आपके आउटपुट इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे आपकी टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन आप ये देखो कि जब 0 क्वांटिटी थी तब आपके पास टोटल कॉस्ट
बिल्कुल फिक्स कॉस्ट के बराबर है। तो हमने स्टार्ट जो लिया है ग्राफ का वो वहीं से लिया है जहां से फिक्स कॉस्ट स्टार्ट था, कि लेट्स सपोज ये 300 नहीं बल्कि 1000 होता, तो आपके पास जो क्वांटिटी 0 थी और टोटल कॉस्ट 1000 थी। फिर ओवर द टाइम जैसे जैसे आपका आउटपुट यानी क्वांटिटी इंक्रीज होती चली जाती, वैसे वैसे आपका टोटल कॉस्ट पॉइंट भी इंक्रीज होता चला जाता, एंड यू विल गेट अ टोटल कॉस्ट कर्व। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपके पास आ रही है। देन उसके बाद आप वेरिएबल कॉस्ट की हम बात करें तो जीरो आउटपुट पे कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं थी, ना क्वांटिटी आपके पास है ना आपके पास कोई वेरिएबल कॉस्ट है। बट जैसे जैसे आपके पास क्वांटिटीज इंक्रीज होती चली जा रही है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वैसे वैसे आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती चली जा रही है, 200 से 300, 300 से 550 एंड 550 से 900। तो आपने क्या करना है, जब जीरो आउटपुट था तब आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी क्या थी, जीरो थी। तो इसका मतलब है कि ये स्टार्ट ही आपका ओरिजिन से होगा, बिल्कुल ओरिजिन से होगा, क्योंकि आपके पास जो क्वांटिटी है वो भी जीरो है और वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है। बट ओवर द टाइम जैसे जैसे आपके पास टाइम गुजरता जा रहा है और आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ आउटपुट, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स बनेंगे, उन पॉइंट को जब आप ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, देन अब आपके पास आ जाते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट की तरफ। तो आप देखोगे बेटा कि मार्जिनल कॉस्ट का क्या है, जीरो आउटपुट पे आपकी कोई मार्जिनल कॉस्ट नहीं है। ठीक है, 1 आउटपुट पे आपके पास 200 मार्जिनल कॉस्ट है, 2 पर आपके पास 100 है, ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट रिड्यूस हुई, और थर्ड यूनिट के बाद आपके पास एडिशनल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो गई है। तो बिल्कुल इसी तरह आप क्या करोगे कि लेट सपोज ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, आपने पहले 200 रखा जब आपके पास आउटपुट 1 था। जीरो वाली रो हम कंसीडर इसमें नहीं करेंगे, जहां पर जीरो मार्जिनल कॉस्ट और जीरो आउटपुट है वो कंसीडर नहीं करेंगे, डायरेक्ट 1 से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पर 1 आउटपुट पे आपके पास जो मार्जिनल कॉस्ट थी वो लेट सपोज 200 थी, फिर 2 पर आपके पास कितनी हो गई, 100 हो गई, और फिर 2 से आपके पास इंक्रीज हो गई अगेन 250 और फिर 350 पे। फिर उसके बाद तमाम पॉइंट्स को जब यू ज्वाइन इट तो यू विल गेट द MC मार्जिनल कॉस्ट कर्व। और इसी तरह आप जो है वो अपना एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व भी देख लें कि एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व क्या हो रहा है, जैसे जैसे आउटपुट आपके पास इंक्रीज होता चला जा रहा है वैसे आउटपुट वो एवरेज कॉस्ट रिड्यूस हुआ और फिर अगेन एवरेज कॉस्ट आपका इंक्रीज होना शुरू हो गया। यहाँ पर मैंने एक एडिशनल कॉस्ट कर्व बनाया हुआ है जो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, वो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से, बहुत इजी है। जैसे आपके पास वेरिएबल कॉस्ट गिवन है तो उस वेरिएबल कॉस्ट को आप डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, 200 डिवाइडेड बाय 1, 300 डिवाइडेड बाय 2, 550 डिवाइडेड बाय 3, 900 डिवाइडेड बाय 4। तो आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं इस तरह से। सही है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है जैसे आपने एवरेज टोटल कॉस्ट फाइंड आउट किया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। टाइप्स ऑफ कॉस्ट तो हमने पढ़ लिया, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। नाउ टॉक अबाउट द behavior cost, implicit cost and explicit cost. First of all, we will talk about the implicit cost. An implicit cost is present, but it is not initially shown or reported as a separate cost. जो implicit cost होती है वो मौजूद तो होती है लेकिन वो कभी भी आपके पास shown नहीं होती। किस टाइप की होती है, let's suppose you have 1 lakh rupees, just suppose it, ठीक है। तो आपने सपोज किया कि आपके पास 1 लाख रुपीज थे एंड यू हैव अ चॉइस, क्या आप उस 1 लाख रुपी को एक समर वेकेशन में स्पेंड कर दें या आप वो 1 लाख रुपीज में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने जो है कहा कि समर वेकेशन में स्पेंडिंग कर दूंगा तो आगे खाएंगे पिएंगे क्या। तो इट इज द राइट वे टू स्पेंड माई मनी फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज। मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए उसको स्पेंड कर दिया। तो मैंने क्या चीज छोड़ी, एक एक जो मुझे खुशी, एक सेटिस्फेक्शन मिलती उस समर वेकेशन से, वहां समर वेकेशन में स्पेंडिंग करके आती, जो मुझे जहनी सुकून मिलता, वो चीज मैंने क्या कर दी, वो मैंने फॉरगोन कर दी। दैट इज माई कॉस्ट। जो एक मैं अपना माइंड फ्रेश कर सकती थी, मैं फील फ्री होकर जो है वो स्पेंडिंग अपना टाइम कर सकती थी, वो मैंने उसको फॉरगोन कर दिया। दैट इज माई इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, लेकिन अब मैं बात करूं अगर एक्सप्लिसिट कॉस्ट की, तो एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट इज प्रेजेंट and it is clearly shown or reported as a separate cost.
ये क्लियरली शोन होता है। लाइक अगर मैंने डिसीजन ले लिया कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है किसी बिजनेस पे, तो अब उस बिजनेस के लिए मुझे लैंड चाहिए, मुझे लेबर चाहिए, मुझे कैपिटल चाहिए, मुझे एंटरप्रेन्योर चाहिए, मुझे तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है। और उन तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट में मुझे इनकी कॉस्ट भी बेयर करनी ही करनी है हर हाल में। तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी वो कॉस्ट जो आपको दिखाई दे रही है कि ये कॉस्ट इन टर्म ऑफ मनी आपके पास से जाएगी, लेकिन वो कॉस्ट जो आपकी इन टर्म ऑफ मनी नहीं बल्कि आपकी इन टर्म ऑफ सेटिस्फेक्शन आपके पास से जारी होती है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट की एक और चीज होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट की एक और फिगर आउट हम निकालते हैं जिसको हम बेटर तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोन। जो आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो ये होती है कि आप अपना नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन कर देते हैं। यानी आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप समर वेकेशन में स्पेंड कर दो या फिर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज कर दो। तो आपने किसको चूज किया? इन्वेस्टमेंट को चूज किया। तो आपने फॉरगोन किसको कर दिया? अपने दूसरे बेस्ट अल्टरनेटिव को फॉरगोन कर दिया, दैट इज समर वेकेशन स्पेंडिंग। ठीक है। तो आपने इस चीज को जो है वो स्पेंडिंग आप कर सकते थे, आप सेटिस्फाई हो सकते थे अपनी लाइफ को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी सुकून भी आपको मिल सकता था उसकी स्पेंडिंग के बाद। बट आपने प्रेफर किसको किया? इन्वेस्टमेंट को किया। और इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपने जो है अर्निंग ऑफ मनी की फॉर द फ्यूचर पर्पस। आप फ्यूचर के लिए बेटर ऑफ होना चाह रहे थे। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रही हूँ कि दो आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं और दोनों में से किसी एक को चूज करना है और दूसरे को आपने छोड़ना है। Let's suppose I'm taking here or on the horizontal axis services and on the vertical axis I'm taking goods. ठीक है। वर्टिकल एक्सिस पे मैंने लिया है गुड्स और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने लिया है सर्विसेज। ठीक है। ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व है जो कि बाउ शेप में है। ठीक है। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। मे बी कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको इंशाल्लाह ताला भी चीज करवाऊंगी व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में हम ये करते हैं कि अगर लेट सपोज आई एम हियर इन दिस पॉइंट, कि आपके पास वर्टिकल एक्सिस पे लाई करे एक पॉइंट और उसका जो इम्पोजिशन है या उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो सर्विसेज सेक्टर यानी हॉरिजॉन्टल सेक्टर से बिल्कुल भी ना हो, कि मेरी सिर्फ रिक्वायरमेंट है कि मेरी इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करे? गुड्स प्रोड्यूस करे, या मेरी कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस कंपनी हो, तो मैं इस पॉइंट पर लाई करूंगी वर्टिकल एक्सिस पॉइंट पर। और अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं मेरी कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई गुड्स की प्रोडक्शन वो ना करे, तो मैं इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे लाई करूंगी। और जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगी तो आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व भी कहते हैं इसको। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ पर इस पे? अब लेट सपोज अगर मैं बात करती हूँ पॉइंट ए की, तो पॉइंट इज ए जहां मैं 22 यूनिट्स जो है, मैंने कहा नहीं मैं सिर्फ गुड्स की प्रोडक्शन नहीं करूंगी या मैं सिर्फ सर्विस की प्रोडक्शन नहीं करूंगी, मेरे पास दोनों चीजों की प्रोडक्शन होनी चाहिए। तो व्हाट विल आई डू? मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि मैंने गुड्स की प्रोडक्शन जो है वो 22 यूनिट्स ले ली और सर्विस की प्रोडक्शन मैंने 21 यूनिट्स परचेज कर ली। बट अगर मेरी अपॉर्चुनिटीज, मेरी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो जाए, मैंने कहा नहीं गुड्स मुझे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करने, मुझे सर्विसेज पे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, तो मैंने क्या किया? मैंने अपनी गुड्स की प्रोडक्शन को फॉरगोन किया, छोड़ दिया, 22 से 18 पर आ गई। ठीक है। इसका जो पार्ट है रिमेनिंग डिफरेंस वो मैंने फॉरगोन कर दिया और वो मैंने किस पे लगा दिया? सर्विसेज सेक्टर पे। कि मैंने कहा सर्विस सेक्टर को भी ज्यादा जरूरत है मेरे एम्प्लॉयज की, मेरे फोकस की, मेरी प्रोडक्टिविटी की, मेरी एफिशिएंसी की। तो मैंने क्या किया? मैंने अपनी सर्विसेज सेक्टर को इनहेंस करना शुरू कर दिया एंड आई विल गो फ्रॉम 21 टू 27। तो यहाँ पर आपके पास ये बात खत्म हो जाती है कि जब भी आप एक गुड को बढ़ाएंगे तो यू हैव टू फॉरगोन द अनदर वन। जब आप सर्विसेज सेक्टर को बढ़ाएंगे तो आपने गुड सेक्टर को कि कुछ प्रोपोर्शन को फॉरगोन करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं, तो बी से ए की तरफ मूव करने के लिए यू हैव टू फॉरगोन द सर्विसेज सेक्टर some quantity and you can avail the good sectors some quantities। ठीक है। इसी तरह डी पॉइंट आपके लिए पॉसिबल तो है बट इनएफिशिएंट है। ठीक है। यानी इस पॉइंट पे रहते हुए आप कुछ गुड्स की सर्विस अवेल करोगे, कुछ सर्विस सेक्टर की सर्विस अवेल करोगे, लेकिन फिर भी आप जो है वो फुली इन चीजों को यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के पॉइंट्स यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व के पॉइंट पे ही लाई करना चाहिए। अगर आप इसके अंदर लाई कर रहे हो तो वो पॉसिबिलिटी तो है बट एफिशिएंसी नहीं है, आप कोई अकलमंदाना फैसला नहीं कर रहे हो। और अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं तो पॉइंट सी इज इनएफिशिएंट पॉइंट। ये पॉइंट जो है वो आपका इनएफिशिएंसी शो कर रहा है कि आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है, ये आपके लिए फिजिबल नहीं है। इस यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने अपनी प्रोडक्शन साइज को बढ़ाना होगा, अपनी प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा इनहेंस करना पड़ेगा। नाउ टेक द ओवरव्यू ऑफ दिस कि हमने आज क्या क्या रिव्यू किया है। कॉस्ट कर्व्स, कॉस्ट में हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो आपके पास मेनली कॉस्ट की डेफिनेशन थी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थी कि आपको ना सिर्फ इनिशियल पीरियड में बल्कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन भी आप जो है वो कॉस्ट बियर कर रहे होते हो। वो डिफरेंट किस्म की होती है, आपकी डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट और अदर कॉस्ट भी आपके पास आ रही होती हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपके पास कौन आ जाता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी। देन आपके पास टाइप्स ऑफ कॉस्ट की हमने बात की। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट जो सिर्फ फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती आपके पास कहीं से भी। ठीक है, लाइक आपका लैंड, लैंड की रेंट जो है अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ा दो, कम कर दो या प्रोडक्शन ना भी करो तब भी आप वो कॉस्ट बेयर कर रहे होते हो। बट वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो आपके पास ओवर द टाइम चेंज हो रही होती है। चाहे अगर आप आउटपुट इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, अगर आप आउटपुट रिड्यूस कर रहे हो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, और अगर आप कोई आउटपुट की प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो ही रहेगी। ठीक है, लाइक आपके लेबर या आपका डिफरेंट रॉ मटेरियल्स। इसके अलावा अनदर आपके पास टाइप्स ऑफ कॉस्ट में आपके पास जो कॉस्ट आ जाती है वो मार्जिनल कॉस्ट हो जाती है, कि हर एक एडिशनल आउटपुट की प्रोडक्शन में आपको एडिशनल कॉस्ट कितनी बेयर करनी पड़ी, इसका फॉर्मूला हमने आपको पूरा प्रॉपर आपको बता दिया है। एवरेज कॉस्ट में हमने आपको बताया कि एवरेज कॉस्ट के लिए आप क्या कहते हो? पर यूनिट कॉस्ट। हर एक यूनिट की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही होती है आपके पास, आप उसको कहते हो कि दैट इज योर एवरेज कॉस्ट। ठीक है, इसका पूरा फॉर्मेट हमने आपको स्केजुअल बता दिया है कि किस तरीके से आपके पास जरूरी नहीं है कि फिक्स कॉस्ट ही हमेशा और वेरिएबल कॉस्ट ही गिवन हो क्वांटिटी के साथ। ये भी हो सकता है कि आपके पास टोटल कॉस्ट गिवन हो और फिक्स कॉस्ट गिवन हो और आपने कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट करनी हो। और जब आपके पास ये तीनों चीजें होंगी तो यू विल इजीली कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट थ्रू द गिवन फॉर्मूला। देन फिर हम उस पे आ गए थे ग्राफ पे, कि आपके पास ग्राफ में आपने क्या करना है, जो टोटल वाली चीजें यानी टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, तो उसको आपने एक ग्राफ में प्लॉट करना है, और जो मार्जिनल और एवरेज वाली आपके पास सिनेरियोस है उनको आपने सेपरेट ग्राफ में प्लॉट करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बिहेवियर ऑफ कॉस्ट आ गए थे, कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट तो हमने पढ़ ली, लेकिन व्हाट इज बिहेवियर? तो आपके पास डिफरेंट किस्म के बिहेवियर होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट आपके पास वो कॉस्ट होती है जो आपको जो है वो नजर नहीं आती बट वो प्रेजेंट वो पाई जाती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपकी कौन सी कॉस्ट होती है? वो कॉस्ट होती है जो आपके पास प्रेजेंट होती है, लाइक आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो ये होती है कि आपके पास दो चॉइस है, उसमें से आपने एक चूज करना है और एक बेस्ट को फॉरगोन कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, और ये आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व था, कि जिसमें आपने ये बताया था कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व है वो बेसिकली शो कर रहा है कि अगर आपने एक कमोडिटी, एक सेक्टर को फोकस करना है, एक सेक्टर को एनहेंस करना है, तो यू हैव टू फॉरगोन और सेक्रीफाइस द अनदर सेक्टर। तो ये यहाँ मैंने गुड्स और सर्विसेज लिया है, आप कोई भी दो कमोडिटी भी ले सकते हैं, दो कोई गुड भी ले सकते हैं, लाइक एप्पल और ऑरेंज। तो वो फार्मर पे डिपेंड करता है कि वो सबसे ज्यादा किस किस प्रोडक्शन को, किस कल्टीवेशन को ज्यादा रिक्वायर्ड करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। होपफुली कि आप लोगों को इस स्लाइड के अंदर कोई इश्यू नहीं रहा होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरी, एनी इश्यू, एनी प्रॉब्लम, यू हैव माय नंबर, माय व्हाट्सएप नंबर, माय जीमेल एड्रेस, यू कैन आस्क मी फ्रीली। और अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी मसला हो तो काइंडली मुझसे सेपरेटली भी आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।